वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आरएक्स साइंस आरएक्स फार्मेसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आई होप जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था फार्माकोलॉजी का बहुत हेल्पफुल रहा। कई बच्चों ने कॉल भी किया मुझे कि सर आपने जो भी चीज़ें पढ़ाई थी उसमें से काफ़ी हद तक चीज़ें आई और बड़ा हेल्पफुल रहा। तो और भी बच्चे जिन्होंने वीडियो देखा और उससे हेल्प मिली हो, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि उस वीडियो में आके फिर से आप कमेंट कर दिया करें कि आपको क्या फंसा, क्या नहीं आया, क्या है, कैसा है, ठीक है? क्योंकि अभी तो टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं वन शॉट वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद से मैं प्रॉपर रेगुलर क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है? तो लेट नहीं करते हैं, डिप्लोमा सेकंड ईयर का कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट कल पेपर है, ठीक है? उसके रिगार्डिंग पूरा हिंदी में ही मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है? जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट कर। डे बुक क्या है ना? जैसा आपके सिलेबस में है, तो डे बुक क्या है? वो प्राथमिक लेखा पुस्तक है जिसमें रोज के सभी लेन देन, लेन देन का मतलब जैसे खरीद, कुछ सामान खरीदा, कितनी सेल हुई, बिक्री हुई, ठीक है, कितना किसको भुगतान किया, यानी आदि सब दर्ज किया जाता है। ऐसी बुक को हम क्या बोलते हैं? डे बुक बोलते हैं, है ना? यानी ऐसा प्राइमरी कलेक्शन है, डेटा कलेक्शन है डे बुक, जिसमें हम क्या करते हैं, डेली का जो भी आपका क्रेडिट है, डेबिट है, ठीक है, सारा कुछ आप उसमें मेंशन करते हैं, ठीक है? कैश बुक क्या है? व्हाट इज द कैश बुक? तो कैश बुक एक ऐसा लेखा पुस्तक है, ऐसी बुक, ऐसा कॉपी है जिसमें नकद और बैंक से संबंधित सभी लेन देन दर्ज किए जाते हैं। यानी कैश कितना है और बैंक में कितना ट्रांजेक्शन हो, सारा कुछ हो, उसमें हम मेंशन करते हैं। वो क्या है, होता है कैश बुक कहलाता है। सीआरएम क्या है गाइस? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना? सीआरएम क्या है? तो सीआरएम एक तरीके का सॉफ्टवेयर प्रणाली है। क्या है ये? सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो क्या करता है, ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने, उनकी जानकारी संग्रहित करने और सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी देखा जाए तो सीआरएम क्या है? एक तरीके का कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो जितने भी कंज्यूमर होते हैं उनका सारा डेटा वो अपने में फीड करके रखता है, ठीक है? ताकि उस कस्टमर की जितनी भी जानकारी है, जो भी चीज़ें सब उसमें स्टोर रहती है। फार्मेसी ऑडिट क्या है? ठीक है? तो फार्मेसी ऑडिट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ठीक है? जिसमें दवाओं के स्टॉक, रिकॉर्ड और संचालन की जांच की जाती है, ठीक है? जब आप फार्मेसी स्टोर खोलोगे तो डीआई बीच में आएंगे, है ना, चेक करने के लिए। तो आपको एक ऐसे बुक बनानी पड़ेगी, ठीक है, जिसमें क्या हो कि दवाओं का जो स्टॉक है, ठीक है, कितनी दवाइयाँ सेल हो गई हैं, कि कौन-कौन सा बचा हुआ है, ठीक है? ठीक है? सारा कुछ उसमें आप मेंशन किए रहो। तो इसे बोलते हैं फार्मेसी ऑडिट। नेक्स्ट आते हैं, एसओपी क्या है? एसओपी दैट इज़ अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। फुल फॉर्म है एसओपी का, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एसओपी का एक लिखित निर्देश होता है, लिखा हुआ होता है, जो फार्मेसी में कार्यों को सही और मानकीकृत तरीके से करने के लिए बनाया जाता है। यानी रिटन इंस्ट्रक्शन होता है एसओपी, ठीक है? और जो जिसमें फार्मेसी में जो भी चीजें एक सिस्टमिक वे में करना होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में लिखा होता है, वो एसओपी कहलाता है। डिजिटल हेल्थ क्या है? तो डिजिटल हेल्थ तकनीकों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना डिजिटल हेल्थ कहलाता है ना? जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात करें, यूपीआई वगैरह आ गया, है ना? तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट, पहले हम बैंक में जाते थे, लाइन लगाते थे, पैसे जमा करते थे, फिर वहां से निकालते थे, है ना? ऐसा था। अभी क्या डिजिटल हो गया, अभी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर देते हैं, या ऐसे एटीएम मशीन लगा दी कि मशीन डायरेक्ट जाके हम पैसे अपने जमा कर देते हैं, है ना? दैट इज कॉल्ड डिजिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है? तो डिजिटल तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना डिजिटल हेल्थ कहलाता है, ठीक है? तो वैसे हेल्थ की बात करें तो कहीं पे आपने कैंप लगा दिया और डॉक्टर अगर नहीं आ तो वर्चुअली डॉक्टर लाइव आके और वहां पे लोगों को डिफरेंट टाइप की चीजों के बारे में एडवाइस करें, है ना? तो वो क्या कहलाएगा? डिजिटल हेल्थ में आ जाएगा, ठीक है? एम हेल्थ क्या है? एम फॉर मोबाइल हेल्थ, है ना? तो मोबाइल फोन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना क्या कहलाता है? एम हेल्थ कहलाता है, ठीक है? क्लियर है? छोटे छोटे एब्रिविएशन है, शॉर्ट एब्रिविएशन है, ये आ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? ऑनलाइन फार्मेसी क्या है ना? तो इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण करने वाली फार्मेसी को हम क्या बोलते हैं? ऑनलाइन फार्मेसी बोलते हैं, ठीक है? जैसे ऑनलाइन क्लासेस की बात करें
तो ऑनलाइन क्लासेस क्या, जैसे इंटरनेट के माध्यम से, जैसे मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ऑनलाइन ही प्रोवाइड करा रहा हूँ, है ना? तो वैसे ही ऑनलाइन फार्मेसी क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से दवाओं की बिक्री और वितरण करने वाली फार्मेसी को ऑनलाइन फार्मेसी कहते हैं, है ना? जैसे दवा इंडिया होगा, 1mg.com हो गई, है ना? ऐसे बहुत से वेबसाइट हैं जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लॉगिन करके हम जो भी दवा हमें मंगाना है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, लॉन्ग क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। कम्युनिटी फार्मेसी में अकाउंटेंसी यानी डे बुक और कैश बुक का क्या महत्व है ना? कम्युनिटी फार्मेसी में अकाउंट बुक और डे बुक का क्या महत्व है? ठीक है, कैश बुक और डे बुक का। तो कम्युनिटी फार्मेसी में अकाउंटेंसी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें क्या होगा, इसमें वित्तीय लेन देन का सही रिकॉर्ड रखा जाता है ना? कितना क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है, एक सही डेटा रखना होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी फार्मेसी में अकाउंटेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब डे बुक की बात करें, तो डे बुक में क्या करें हम, सभी दैनिक लेन देन का रिकॉर्ड, यानी डेली जो भी आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड, खरीद बिक्री, है ना? जो भी चीजें आप खरीद रहे हैं, जो भी आप सेल कर रहे हैं, या कहाँ कहाँ पे आप खर्चा कर रहे हैं, है ना? वो सारा कुछ डिटेल आप इसमें मेंशन करेंगे, डे बुक में करेंगे। आगे की लेखा प्रक्रिया के लिए आधार, ताकि एक डे बुक खत्म हो तो दूसरी डे बुक हम क्या करें, जब मेंशन स्टार्ट करें तो पिछले वाला रिकॉर्ड देख के ही उसके आगे का शुरू करें। ठीक है, कैश बुक क्या है, नकद और बैंक लेन देन का रिकॉर्ड, है ना? कैश कितना आ रहा है अपने पास, और बैंक में कितना आपने क्रेडिट किया, बैंक से कितना डेबिट हुआ। ठीक है, इसका सारा रिकॉर्ड किस में रखेंगे आप, कैश बुक में रखेंगे। कैश बैलेंस की जानकारी भी कैश बुक में होगी, साथ में डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा भी कैश बुक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए इंपॉर्टेंस देखते हैं। कैश बुक और डे बुक रखने से क्या फायदा होगा, आपका वित्तीय नियंत्रण होगा, है ना? जो भी आपके ट्रांजेक्शन वगैरह हो रहे हैं, फाइनेंशियल जो भी चीजें वो क्या होगी, एक कंट्रोल में होगी। टैक्स और ऑडिट अगर होगा तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा, आपका सारा डेटा रहेगा कि आपने कितना क्रेडिट किया, कितना डेबिट हुआ, कितना किसमें खर्च किया, सारा उसमें मेंशन रहेगा। व्यवसाय की स्थिति का मूल्यांकन, है ना? उसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं वो कैसा, किस लेवल पे है, अच्छा चल रहा है, मीडियम चल रहा है, या और ही ज्यादा लो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर और सीआरएम के उपयोग को बताइए, है ना, समझाइए। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये करंट फार्मेसी, आधुनिक फार्मेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? आजकल की जो फार्मेसी चल गई, मीन्स कि हम घर बैठे, लोगों के पास टाइम नहीं है, या बहुत से ओल्ड एज लोग हैं जो जिनके जो बच्चे ज्यादा पढ़ लिए, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करा के फॉरेन भेज देते हैं, है ना? उस कंडीशन में क्या है कि घर में कोई है भी नहीं कि उनको जाके मेडिसिन ला पाए, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी का यूज करते हैं। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर आधुनिक फार्मेसी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसका उपयोग किस में करते हैं हम, बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में करते हैं, बिलिंग करने के लिए, जैसे हम लोग भी यूज करते हैं, है ना? अगर आपका क्लिनिक आप डालेंगे तो एक सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, उसी पे आपको सारा बिलिंग, इन्वेंट्री, यानी जो भी चीजें आपने खरीदी है, जो भी चीजें बेची है, कितना स्टॉक में है, वो सारा कुछ उस सॉफ्टवेयर में आपको मेंशन करना होता है। तो बिलिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, एक्सपायरी ट्रैकिंग, कौन सी दवा एक्सपायर होने वाली, नियरेस्ट एक्सपायरी, शॉर्ट एक्सपायरी, लॉन्ग सारा कुछ उसमें मेंशन होता है सॉफ्टवेयर में। ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड, कितने प्रिस्क्रिप्शन आए, किस किस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आए, उस बेसिस पे आपने मेडिसिन दी कस्टमर को, है ना? सारा कुछ उसमें होता है। सीआरएम के फायदे क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के फायदे क्या क्या है, तो इसके फायदे हैं कि ग्राहक डेटा प्रबंधन, यानी आपके पास ढेर सारे पेशेंट का जो डेटा है वो आपके पास कलेक्ट हो जाएगा, है ना? फिर नियमित ग्राहकों को ऑफर, अब उसमें आप ये देखेंगे कि जो डेली के आपके जो कस्टमर हैं, है ना, उनको आप क्या कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, मैसेज, अगर वो बीच में नहीं आ रहे हैं, लंबे समय तक बीच में बंद कर दिया उन्होंने मेडिसिन लेना, इसका मतलब वो कहीं न कहीं और जा रहे होंगे, है ना? तो आप उनको फिर से अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, नए-नए ऑफर आप उनको सेल कर सकते हैं। लेकिन कब कन्फर्म होगा, जब वो डेली डेटा आपके पास होगा। जैसे वी-मार्ट हो गया, ठीक है? फ्लिपकार्ट हो गया, ये बहुत से ऐसी वेबसाइटें हैं, या लोकल में हैं ऐसे मॉल वगैरह, जो क्या करते हैं, जब आप वहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं, परचेज़ करते हैं, तो बिलिंग जब कराते हैं तो आपका नंबर लेते हैं, मोबाइल नंबर, और आपका डिटेल मीन्स आपका नाम लेते हैं, ठीक है? और बीच में आपने देखा होगा कि अलग-अलग फेस्टिवल सीज़न आते हैं, होली, दीपावली, तो वो मैसेज आने लगता है कि आज ये ऑफर चल रहा है आपके लिए, है ना? तो वैसे ही हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है कि जो भी पेशेंट है या कस्टमर है, उनका डेटा हमारे पास हो जाता है, और नियमित ग्राहकों को हम ऑफर भी कर सकते हैं, साथ में ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि होती है, सैटिस्फैक्शन होता है, ठीक है? उपलब्धता क्या है? जैसे मार्ग सॉफ्टवेयर हो गया,
ठीक है, जब आप मेडिकल अपना डालोगे, ठीक है, फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप इतनी मेहनत से पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्लियर होना तय है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फार्मेसी अपनी डालोगे तो मार्क सॉफ्टवेयर सिस्टम में रखोगे जिसमें सारा कुछ बिलिंग का दे रखता है, कैसे क्या करना है, ठीक है। फिर आपका रिटेल ग्रैप शॉप सॉफ्टवेयर है और एक है आपका फार्म असिस्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। दो तीन है जो मार्केट अवेलेबल है, आप उसको ले सकेंगे। फार्मेसी में ऑडिट और एसओपी का क्या महत्व है, इंपॉर्टेंट क्या है, तो ऑडिट क्या करेगा, स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच करेगा, गलतियों की पहचान करेगा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना है। ये किससे हेल्पफुल है, ऑडिट से है, ठीक है। एसओपी क्या फायदा है, कार्यों का मानकीकरण करना, यानी जो भी काम हुआ उस स्टैंडर्ड लेवल का है कि नहीं है, वो एसओपी से क्लियर हो पाएगा। साथ साथ जो भी डिफिशियंसी आ रही है, कमियां आ रही, त्रुटि आ रही है, उसमें कमी आएगी। साथ ही साथ वो क्या करेगा, क्वालिटी को बेटर करेगा, एसओपी है ना, यानी गुणवत्ता को बनाए रखना। डिजिटल हेल्थ या एम हेल्थ और ऑनलाइन फार्मेसी का वर्णन करें, तीनों के बारे में बताइए, व्हाट इज द डिजिटल हेल्थ, व्हाट इज द मोबाइल हेल्थ और व्हाट इज द ऑनलाइन फार्मेसी, तीनों के बारे में बताना। तो सभी सेम है देखा जाए तो, बस कुछ चीजें डिफरेंट। जैसे डिजिटल हेल्थ की बात करें तो टेली मेडिसिन है ना, यानी आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करके, डॉक्टर बाहर है तो आपने अपॉइंटमेंट ले लिया है ना, कि सर ऐसा ऐसा है, डॉक्टर की आपने फीस सबमिट की, डॉक्टर ने ऑनलाइन आपको देखा, आपकी समस्याएं सुनी है ना, फिर उन्होंने वो मेडिसिन वहां से कुरियर कर दी जो आपके घर पहुंच जाएगी। फिर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक है। डिजिटल हेल्थ में क्या बेनिफिट, डॉक्टर जब आपने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन बुक किया उनकी वेबसाइट पे जाके, ठीक है, तो आपका जो रिकॉर्ड है वो वहां पे सेव हो गया, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। एम हेल्थ क्या है, मोबाइल हेल्थ, तो मोबाइल ऐप द्वारा हेल्थ सेवाएं, जैसे फिटनेस ट्रैकर है ना, आजकल के मोबाइल में भी आ गया कि आपने इतने किलोमीटर पैदल चल लिया, आपने रन कर लिया, सबके मोबाइल में भी है, वॉच में भी आ गया है ना, तो दैट इज कॉल्ड मोबाइल हेल्थ, ठीक है। इस तरह यानी मोबाइल देखा जाए तो हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑनलाइन फार्मेसी, ये मीन्स घर बैठे दवा ऑर्डर करना और समय और लागत की बचत करना। टाइम नहीं है कि आप कहीं मार्केट में जाएं, किसी के पास जाएं, ठीक है। प्लस वहां पे हो सकता है आपको डिस्काउंट कम मिले, बट ऑनलाइन में आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। यानी आपका टाइम भी बच रहा है और आपकी जो लागत है वो भी कम हो रही है। तो ऑनलाइन फार्मेसी में ये है, घर बैठे ऑर्डर कर। फायदा क्या है, सुलभता, यानी इजी वे में अवेलेबल हो जाएगा। फिर सेवाएं क्या है, फास्ट है, बहुत तेज फास्ट सर्विस है और अच्छे तरीके से निगरानी रखी जाती है। चलिए एमसीक्यूज में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अभी फार्माकोलॉजी में काफी एमसीक्यूज बच्चों को फंसे, कॉल करके बोला बच्चों ने, तो हम इसलिए और एमसीक्यूज ले गए। क्या है कि डे बुक में क्या दर्ज किया जाता है, डे बुक जैसे भी आपको बताया ना, तो डे बुक में क्या दर्ज किया जाता है, केवल नगद लेन देन, तो सीधे हम आते हैं सभी दैनिक लेन देन। डे बुक में दिन का जितना भी क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है, जितना भी लेन देन है, सारा कुछ हम किस में मेंशन करेंगे, डे बुक में, ठीक है। तो आंसर सही होगा। कैश बुक का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो नकद और बैंक लेन देन के लिए हम कैश बुक का यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है, बैंक लेन देन याद रखना है, ठीक है। बैंक लेन देन और नगद जब आएगा तो कैश बुक की बात करेंगे हम। नेक्स्ट एमसीक्यू आते हैं, सीआरएम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीआरएम का मुख्य उद्देश्य है ग्राहक संबंध बनाना, है ना, क्योंकि वो क्या है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो क्या करेगा, ग्राहक संबंध को बनाएगा। एसओपी का पूरा नाम क्या है, तो एसओपी का पूरा नाम है सी वाला, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एम हेल्थ किससे संबंधित है, तो मोबाइल संबंधित है, बी वाला आंसर हो जाएगा। फार्मेसी ऑडिट का मुख्य उद्देश्य क्या है, फार्मेसी का अगर ऑडिट करना तो मुख्य उद्देश्य क्या है, रिकॉर्ड की जांच करना, ठीक है, बी आंसर सही है। फिर ऑनलाइन फार्मेसी का लाभ क्या है, ऑनलाइन फार्मेसी का बेनिफिट ये है कि घर बैठे बैठे दवा आपको मिल जाती है, बी आंसर इसका सही है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी स्थापित करने के लिए कम्युनिटी फार्मेसी स्थापित करने के लिए कानूनी आवश्यकताएं क्या क्या है, अगर आपको कम्युनिटी फार्मेसी बनाना है तो क्या क्या चाहिए। फर्स्ट, पहला आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए, पंजीकृत फार्मासिस्ट चाहिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए और उपयुक्त जगह चाहिए, है ना, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन करना पड़ेगा। ये अगर आपके पास चार नाम्स हैं तो आप कम्युनिटी फार्मेसी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ड्रग लाइसेंस क्यों आवश्यक है, भाई दवाओं की बिक्री को कानूनी रूप से संचालित करने के लिए, है ना, लीगली में अगर आप चाहते हैं कि दवा की सेल आप कहीं बैठ के करें तो उसके लिए आपको ड्रग लाइसेंस चाहिए। क्लियर है। व्हाट इज द साइट सिलेक्शन, साइट सिलेक्शन क्या है, फार्मेसी खोलने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना, दैट इज कॉल्ड साइट सिलेक्शन। मींस ऐसे प्लेस में हमें अपना मेडिकल ओपन करना है
जहाँ पे क्या हो, आस-पास हॉस्पिटल वगैरह हो या थोड़ी-सी लोगों का गैदरिंग हो, है ना? जहाँ पे आपकी शॉप से लोग मेडिसिन ले सकें आसानी से, ठीक है? एक अच्छे साइड चेन के मुख्य कारक क्या-क्या हैं? ठीक है? अगर आपको सही जगह पे फार्मेसी चलानी है तो क्या-क्या लेना है? भीड़-भाड़ वाला क्षेत्र, ऐसी प्लेस जहाँ पे ढेर सारे ब बच्चे वगैरह रह रहे हों या स्टूडेंट लॉबी जहाँ पे रह रही हो, वहाँ पे आप खोल सकें। हॉस्पिटल, क्लिनिक के पास, है ना? यहाँ पे आसानी से आपका ये इसे कहलाएँगे अच्छा साइड चेन। फार्मेसी डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? तो दवाओं का सही भंडारण और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना। मेन क्या है फार्मेसी डिज़ाइन का ये मेन मोटिव है ना? कि मेडिसिन का सही वे में स्टोरेज करना और जो कंज्यूमर है उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करना। वेंडर चेन क्या है? दैट इज़ अ दवा सप्लायर का चयन करना, है ना? दैट इज़ कॉल्ड वेंडर। इन्वेंटरी कंट्रोल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टॉक की निगरानी और नियंत्रण की प्रक्रिया दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंटरी कंट्रोल। मीन्स आपने जितनी ढेर सारी दवाई मंगाई है ना? या आपके मेडिकल में रखी है, तो कौन कितनी दवाई किस-किस अमाउंट में बची हुई है, कितनी सेल हो गई है, कितना ऑर्डर देना है, ये सारा कुछ निगरानी दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंटरी कहलाता है, ठीक है? फीफो का क्या अर्थ है? तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई दवा पहले बेचना, दैट इज़ कॉल्ड फीफो, ठीक है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि उसमें क्या होगा, शॉर्टेस्ट एक्सपायरी दी होगी, है ना? और जो उसके बाद वाली दवाई की उसमें 1-2 महीने बाद की एक्सपायरी होगी, तो आपको क्या करना है? फीफो ही फॉलो करना है, अगर आप मेडिकल अपना ओपन करते हो। फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट, क्लियर है? वित्तीय योजना, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? तो व्यवसाय के लिए आय और खर्च की योजना बनाना, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना? वित्तीय योजना क्या है? यानी कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो इनकम कैसे आएगी और एक्सपेंडिचर क्या है, उसके खर्चे क्या-क्या हैं, है ना? उसकी प्लानिंग बनाना, वो क्या कहलाएगा आपका? फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाना। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर पे आते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी स्थापित करने के लिए कानूनी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए, है ना? तो बताया ना कि ड्रग लाइसेंस चाहिए होगा, तो लॉन्ग में आ गया, तो फिर से देखते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए निम्न कानूनी आवश्यकताएं क्या-क्या लीगली वे में हम कम्युनिटी फार्मेसी खोलने के लिए कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग लाइसेंस चाहिए, किसके लिए? रिटेल ड्रग लाइसेंस आवश्यक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अंतर्गत। दूसरा क्या होगा? रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए आपको, है ना? पंजीकृत फार्मासिस्ट चाहिए। फार्मेसी में योग फार्मासिस्ट की उपस्थिति अनिवार्य है ना? जो मेडिसिन जो आप मेडिकल खोले उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना मैंडेटरी है। स्थान की आवश्यकता बात करें तो न्यूनतम क्षेत्र है, यानी 10 से 15 वर्ग मीटर का एरिया ये गवर्नमेंट ने निर्धारित किया है। ठीक है, अनावश्यक क्या है भई, क्योंकि मेडिसिन में बहुत से इंजेक्शंस आते हैं, स्टेराइल प्रिपरेशन ऐसा है, जो क्या करेंगे रूम टेम्परेचर में आप उसको नहीं रख सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेफ्रिजरेटर चाहिए, तापमान नियंत्रित दवाओं के लिए, और स्टोरेज सुविधा होनी चाहिए, मीन्स प्लेस होनी चाहिए, है ना? ताकि आप आराम से जो भी मेडिसिन ला रहे हैं, वो आसानी से रख सकें। चलिए नेक्स्ट आते हैं, साइड चेन और फार्मेसी डिज़ाइन के महत्व को समझाइए। तो वो साइट सिलेक्शन की बात है, तो भई अगर आप फार्मेसी खोल रहे हैं तो साइट सिलेक्शन कहाँ होना चाहिए? हॉस्पिटल या क्लिनिक के पास किसी खोलेंगे तो आपकी मेडिकल रन होने की चांसेस ज़्यादा है। हो सकता है वो दवा वहाँ हॉस्पिटल में खत्म हो, आपके पास बंदा है ना? तो आप उसे आसानी से सेल कर सकेंगे, जिससे आपकी भी सेल होगी और लोगों की नज़र में भी आएगी कि हाँ, एक फार्मेसी उसके साइड में भी, जहाँ पे हमें कुछ डिस्काउंट या कम रेट में दवा मिल जाती है कंपेयर टू हॉस्पिटल। भीड़-भाड़ वाले एरिया में और परिवहन सुविधाएँ, जहाँ पे क्या हो, ट्रांसपोर्टेशन ईज़ी वे में हो, ऐसा साइट सिलेक्शन, यानी हाईवे वगैरह में अगर आप ओपन करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर फार्मेसी डिज़ाइन क्या है? तो दवाओं के लिए उचित रैक और अलमारी बनाना, ठीक है? सारा कुछ है। जब आप फिर काउंटर और ग्राहक सेवा क्षेत्र, काउंटर बना देना, और जहाँ पे कस्टमर खड़ा होके पेशेंट आपसे दवा ले, वो एरिया भी होना चाहिए। उचित प्रकाश और वेंटिलेशन, शॉप में आपका प्रॉपर लाइटनिंग होनी चाहिए और वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है? ओके, महत्व क्या है? अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या होगा? आपकी सेल में वृद्धि होगी, जो भी कस्टमर आएँगे सैटिस्फाई रहेंगे और कार्य करने में आसान हो जाएगा, है ना? आसानी से आप मेडिसिन को, बहुत भीड़ नहीं लगेगी, फटाफट आप देते चले जाओगे। वेंडर चेन, प्रोक्योरमेंट और इन्वेंटरी मैनेजमेंट को समझाइए, ठीक है? तो वेंडर सिलेक्शन क्या है? तो विश्वसनीय सप्लायर, यानी ऐसे बंदे से आप मेडिसिन लेना है जो क्या हो, लीगली वे में ही आपको मेडिसिन प्रोवाइड करे। पता चला बहुत से लोग क्या करते हैं, फर्जी दवाइयाँ भी सेल करते हैं, ठीक है? तो उनसे हमें क्या करना है? बचना है, ठीक है? क्लियर है? विश्वसनीय सप्लायर, उचित कीमत, और क्या होता है? कीमत उसकी सही होनी चाहिए, फिर समय पर डिलीवरी कर सके, ठीक है? ये 3 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए वेंडर सिलेक्शन में।
प्रोक्योरमेंट यानी खरीद प्रक्रिया क्या है, तो मांग के अनुसार ऑर्डर देना। भाई मार्केट जो डिमांड है उसी हिसाब से तुम ऑर्डर देंगे। पता चला हमने 10 पीस का ऑर्डर दिया, वो एक एक गत्ता उसने पहुंचा दिया जिसमें 25 से 30 पीस थे, तो वो भी सही नहीं है। यानी वेंडर कैसा होना चाहिए, आपका विश्वसनीय होना चाहिए, उसकी जो रेट हो मार्केट से इक्वल ही हो और समय पर डिलीवरी करे। ठीक है, मांग के अनुसार ऑर्डर देना और गुणवत्ता जांच, सॉरी, गुणवत्ता जांच में क्या आएगा कि मीन्स जो भी आपने मेडिसिन ऑर्डर की वो सही है, खराब तो नहीं है, रैक टूटा वूटा तो नहीं है। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स, फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड की बात की हमने, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट, एंड एबीसी एनालिसिस। तीनों मेथड क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री कंट्रोल के पार्ट है। हेलो हेलो, हाँ बेटा बताइए, तो जल्दी बता दो, क्लास ले रहा हूँ। वही क्लास ही ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास ही ले रहा हूँ, वही बना रहा हूँ। ठीक, एक, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ, तब तक 1 डेढ़ घंटे में कॉल करता हूँ। ठीक, ठीक। ओके, तो हम कहाँ थे, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, लीफो क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है, और यानी जो पहला आया उसको पहले ही सेल करना है, लास्ट में जो है उसको बाद में सेल, पहला सेल करना है। ठीक है। एबीसी एनालिसिस, ये 3 मेथड है इन्वेंट्री कंट्रोल के। यानी अगर आपको एक अच्छा से अपने बिजनेस को रन करना है तो ये तीनों मेथड में से कोई एक फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी स्टॉक रिकॉर्ड बनाए रखना, साथ में एक्सपायरी की जांच करना और ओवर स्टॉक या स्टॉक आउट से बचना। पता चला जो मेडिसिन की डिमांड ज्यादा है, ध्यान नहीं दिया आपने, और वो क्या हो गया, स्टॉक ही खत्म हो गया, फिर लोग आ गए, तो लोग क्या है आज के समय में किसी के पास टाइम नहीं है, तो कोई वेट नहीं करना चाहता है ना, तो ये कंडीशन ना आने पाए। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बढ़िया चीज क्या है कि स्टॉक का रिकॉर्ड बनाए रखें और एक्सपायरी जो भी मेडिसिन उसकी जांच करें, साथ ही साथ और स्टॉक और स्टॉक आउट से बचें। यानी पता चला कोई दवा ढेर सारी रखी हुई है और हम उसकी जगह पे दूसरा सब्स्टिट्यूट सेल कर रहे हैं, उसको सेल ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वित्तीय योजना और प्रबंधन का महत्व बताइए। ठीक है। व्हाट इज द फाइनेंशियल प्लानिंग, है ना। वित्तीय योजना क्या है, तो प्रारंभिक निवेश का अनुमान। यानी कोई भी आप बिजनेस डालें तो एक आपके माइंड में आएगा कि हाँ, जैसे आप एक कोई गाड़ी वाड़ी खरीदने जाते हैं ना, या जैसे कुछ कपड़े ही जैसे खरीदने आते हैं, तो माइंड में एक मेकअप चलता है, हाँ स्मॉल चलेंगे, ये 500 1000 1500 2000 का ये बजट है मेरा, है ना। तो यानी प्रारंभिक निवेश का अनुमान वो कहलाता है। यानी जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो कितना निवेश हो सकता है, 2 लाख 4 लाख 10 लाख। फिर खर्च और आय की योजना, कितना कैसे हम खर्च करेंगे और हमें इनकम कैसे आएगी, ये भी प्लान करना। ठीक है। ये क्या कहलाता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, कैश फ्लो का नियंत्रण। भैया उतना ही फ्लो सेल कर, मतलब खर्चे करने हैं जिस हिसाब से हमें रिटर्न भी मिले। फिर दूसरा क्या है, लाभ हानि का विश्लेषण, कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना हमें लॉस हुआ। ठीक। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका महत्व क्या है कि व्यवसाय के स्तर पर भाई कोई बिजनेस अगर स्टेबिलिटी है रहेगी उसकी, या बनाए रखना है, तो क्या करना है, प्रॉफिट लॉस ये सबको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तभी क्या वो बिजनेस होगा। पता चला प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा हो तो बिजनेस क्या होगा, कुछ दिन बाद वो आप बंद कर दोगे, है ना। तो व्यवसाय की स्थिरता बनी रहती है अगर आप इस पर ध्यान देते हैं, सही निर्णय लेने में सहायता करता है और जोखिम कम होता है ना, फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। चलिए एमसीक्यूज पे आते हैं। फार्मेसी खोलने के लिए कौन सा लाइसेंस आवश्यक है, तो इसमें आपको होगा ड्रग लाइसेंस, बी वाला सही है। फीफो का क्या अर्थ है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला वाला आंसर सही है, ए वाला। फिर साइड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो साइड चेन का मुख्य उद्देश्य है सही स्थान का चुनना, है ना। फिर है इन्वेंट्री कंट्रोल का क्या उद्देश्य है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का उद्देश्य है स्टॉक नियंत्रण, बी वाला इसका होगा, क्या होगा, स्टॉक नियंत्रण, ये बी वाला सही होगा आपका। चलिए आते हैं आगे, वेंडर चेन में क्या महत्वपूर्ण है, तो गुणवत्ता और विश्वसनीयता, यही बी वाला ज्यादा सही है ना। वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, आय व्यय की योजना बनाना, यही है आपका वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फार्मेसी डिजाइन का क्या उद्देश्य है। तो फार्मेसी डिजाइन का उद्देश्य है कि दवाओं को उचित भंडारण और सुविधा करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी स्थापित करने के लिए कानूनी आवश्यकताएं क्या क्या है। तो कम्युनिटी फार्मेसी अगर आपको बनाना है तो पहला आपको बताया था ड्रग लाइसेंस चाहिए, फिर पंजीकृत रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, उपयुक्त जगह चाहिए और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का पालन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। ड्रग लाइसेंस क्यों आवश्यक है। तो दवाओं की बिक्री को कानूनी रूप से संचालित ड्रग लाइसेंस चाहिए। ठीक, साइट सिलेक्शन क्या है ये आपको बता ही चुका हूँ कि फार्मेसी खोलने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करना। एक अच्छे साइट चयन के लिए क्या चाहिए भाई, हॉस्पिटल या भीड़ वाला एरिया है ना, यहाँ खोलेंगे तो आपके अच्छे से चलेगी। फार्मेसी डिजाइन क्या उद्देश्य, दवाओं का सही भंडारण और ग्राहकों को सुविधा प्रदान करना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अभी हमने आपको एक बार पढ़ा चुका है। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, स्टॉक की निगरानी और नियंत्रण करना। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आई दवा पहले बेचना। ठीक है, व्यवसाय के लिए आय और खर्च की योजना बनाना, क्या कहलाएगा आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। ये मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, देख लो आप लोग, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ ये आपको। रेफ्रिजरेटर भी चाहिए है ना। ठीक, अस्पताल या एरिया पर फार्मेसी डिजाइन, दवाओं के लिए उचित रैक अलमारी, सब अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, है ना। चलिए, वेंडर का चयन क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता, ये क्लियर है। फीफो, ये मेथड की मैं बात ही कर रहा था। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग मैनेजमेंट, कैश लेन, सही निर्णय लेना, जोखिम कम करना। ठीक है, फार्मेसी खोलने के लिए क्या क्या चाहिए, साइड चेन का मुख्य उद्देश्य क्या है, सही स्थान का चुनना, है ना। इन्वेंटरी कंट्रोल का उद्देश्य क्या है, स्टॉक को नियंत्रित करना। बता ही चुका हूँ। वेंडर में क्या होता है, गुणवत्ता और विश्वसनीयता। ठीक है, वित्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, स्टॉक, आय और व्यय की योजना बनाना। फार्मेसी डिजाइन का उद्देश्य क्या है, दवाओं को उचित भंडारण करना। कानूनी है, ड्रग लाइसेंस, ठीक है। हाँ, नहीं ये तो हो चुका था, अभी आपको बताया ही है वित्तीय योजना के बारे में। कानून, ड्रग लाइसेंस, रिटेल, ये हो चुका है। एक मिनट, कितनी बार रिपीट हो गया ये। भीड़ भाड़ जगह नहीं, वित्तीय करें। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये अलग हो ही चुका था। वित्तीय योजना प्रबंधन का महत्व बताइए, ये बता ही चुका हूँ आपको। लाभ हानि, है ना, विश्वास है, जोखिम कम करना, एमसीक्यूज, फिर से वही आ रहा है। एक मिनट, फी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, साइड चेन करना, 10 मिनट गाइस। वेंडर, वित्तीय योजना, क्या इशू आ गया, दवाओं को उचित भंडारण, शॉर्ट क्वेश्चन, हाँ ये चलिए यहाँ से आपको पढ़ना है। ओटीसी दवाएं क्या है ना। ओटीसी दवाएं, ये ये आ गया शॉर्ट क्वेश्चन। तो ओटीसी दवाएं क्या है, ओवर द काउंटर दवाएं हैं। ऐसी दवाएं जो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के खरीदी जा सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, ओटीसी ड्रग। जैसे सिट्रिजिन हो गया, पैरासिटामोल हो गया। ठीक है, ये ऑल दिस मेडिसिन आर कम इन द कैटेगरी ऑफ ओटीसी ड्रग। ठीक है, ये सारी दवाई किस कैटेगरी में आती हैं, आपके ओटीसी ड्रग में आती हैं। ठीक है, और ओटीसी दवाओं की आवश्यकता क्या होती है, छोटे मोटे रोगों के त्वरित उपचार के लिए। ठीक है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी हो रही, सर्दी जुकाम है, बुखार है, आप ओटीसी कैटेगरी में आता है। ओटीसी दवाओं के उदाहरण क्या है, पैरासिटामोल, एंटासिड, कफ सिरप, विटामिन। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है, ओटीसी। इसलिए मल्टीविटामिन वगैरह क्या है, आपको ऑनलाइन वेबसाइट में भी अवेलेबल होती है। क्लियर है। आज नेक्स्ट देखते हैं, ओटीसी दवा वितरण में फार्मासिस्ट की भूमिका क्या क्या है। ठीक है, तो सही दवा का चयन करना, सही खुराक बताना और सुरक्षित उपयोग की सलाह देना। ठीक है, यानी डिजीज के अकॉर्डिंग कौन सी दवा सही है ना। देन आपका जो उसका डोजेस फॉर्म है, खुराक जिसको बोलते हैं, वो कौन बताएगा, फार्मासिस्ट से बताएगा। और उसका सही यूज क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताता है। ओटीसी काउंसलिंग क्या है, तो मरीज को दवा के उपयोग, डोज बताना, साइड इफेक्ट और सावधानी के बारे में जानकारी देना, ये क्या कहलाता है, ओटीसी काउंसलिंग। जब अभी हॉस्पिटल में जाते हो तो डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा अकॉर्डिंग आपने जो जो उसको अपना सिम्टम्स बताया, है ना। फिर क्या करेंगे, आप उस प्रिस्क्रिप्शन को लेके मेडिकल काउंटर पे जाते हैं, वहां पे फार्मासिस्ट होता है जो क्या करेगा, दवा निकाल कर देगा, फिर उसमें
लिख देगा सुबह शाम लेनी, सुबह दोपहर शाम लेनी, है ना। तो देखा जाए तो ओटीसी काउंसलिंग क्या है, तो मरीज को दवा के उपयोग, डोज, साइड इफेक्ट और सावधानियों के बारे में जानकारी, ये क्या कहलाएगा, ओटीसी काउंसलिंग कहलाएगा। ओटीसी दवा को उपयोग में मुख्य सावधानी क्या क्या है, तो मेन ध्यान क्या देना, तो जो उसका डोजेज है वो निर्धारित होना चाहिए, नया खुराक या निर्धारित और समय का पालन करना चाहिए। भारत में ओटीसी दवाओं की स्थिति क्या है, तो भारत में ओटीसी के लिए अलग अलग स्पष्ट श्रेणी नहीं है, लेकिन कुछ दवाएं बिना प्रिस्क्रिप्शन के दी जाती हैं। ठीक है, ये अपने हिंदुस्तान का हाल है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, कई बार आया है। ओटीसी दवाओं की परिभाषा, आवश्यकता और फार्मासिस्ट की इसमें भूमिका क्या है। तो ओटीसी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, ओवर द काउंटर। इनमें वो दवाएं होती है जो बिना डॉक्टर के पर्चे के उपलब्ध होती हैं। हाँ, एक जनरल स्टोर वाला भी इसको सेल कर सकता है। ठीक है, आवश्यकता क्या है, छोटे रोगों का तुरंत उपचार करना, समय और खर्च की बचत करना और स्वास्थ्य सेवाओं पर भार कम करना। ठीक है, कोविड टाइम में क्या हुआ था, जो इस तरह के डॉक्टर थे, है ना, जो लोग क्या कर रहे थे, काफी हेल्प कर रहे थे। ठीक है, तो फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है ओटीसी में, इसको देखते हैं। तो सही ओटीसी दवा का चयन करना, फार्मासिस्ट का ही काम है कि ओवर द काउंटर कौन सी ड्रग सेल हो सकती है वही ही रखी जाए, वही लोगों को सजेस्ट किया जाए। मरीज की स्थिति का मूल्यांकन, उस जो पेशेंट उसकी कंडीशन क्या है, इन्हीं दवाई जो ठीक हो जाएगा कि उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए। सही खुराक और अवधि बताना, ठीक है, कब खाना है, कितने दिन तक खाना है, कितना खाना है, वो सारा कुछ कौन बताएगा, फार्मासिस्ट बताएगा। साइड इफेक्ट क्या है और इंटरेक्शन की जानकारी देना, किसके साथ क्या क्या नहीं लेना, कौन सी दवा किसके साथ लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, साथ में जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास भेजना, ये सारा काम कौन करेगा, फार्मासिस्ट करेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में ओटीसी दवा की स्थिति वर्गीकरण समझाइए। ओटीसी दवाओं के लिए अलग अलग कानूनी वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है। सामान्यतः शेड्यूल एच और शेड्यूल एक्स की जो दवाएं हैं प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिलती हैं, अन्य दवाएं ओटीसी की तरह उपयोग होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शेड्यूल एच और एक्स की जो दवाएं हैं वो ही प्रिस्क्रिप्शन पे दी जाती है, वरना बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की दवाई नहीं। जैसे क्लोनाजीपाम है, डाइजीपाम है ना, ये सारी दवाई क्या है, शेड्यूल एच और एक्स में आती हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर एग्जाम्पल क्या है, जैसे पेन रिलीफ, पैरासिटामोल पेन किलर भी है, एंटी पायरेटिक, टेम्परेचर को भी कम करती है, तो बुखार के लिए भी काम आती है। एंटासिड आपका एसिडिटी को कम करता है, वो भी आपका ओटीसी में आता है। कोल्ड एंड कफ प्रिपरेशन जो सिरप मार्केट में आ रही है ना, वो भी क्या है, ओटीसी में आ रहा है। ठीक है, क्लियर। समस्या क्या है, दवाओं का गलत उपयोग हो सकता है। भाई जो भी ओटीसी ड्रग सेल करेगा वो क्या होगा, नॉन फार्मेसी वाला बंदा होगा, मेडिकल फील्ड से बिलोंग नहीं करेगा, है ना, तो क्या करेगा, दवाई को मिसयूज भी कर सकता है। क्लियर है, या गलत तरीके से बता सकता है। फिर जागरूकता की कमी, अगर उसको जानकारी नहीं, तो पता चला पेट दर्द हो रहा है तो उसने बुखार की दवा दे दी है ना। सिर्फ लोग क्या करते हैं, कलर से पहचानते हैं, पीली वाली दवा दे दो, नीली वाली दे दो, हरी वाली दे दो, लाल वाली दे दो, ये क्या है ना। ठीक है, इसी वजह से प्रॉब्लम आती है। क्लियर है, ओके। ओटीसी दवाओं के लिए काउंसलिंग के मुख्य बिंदु बताइए। ओटीसी दवाइयां हैं तो उस काउंसलिंग क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा, तो दवा का सही यूज होना चाहिए, फिर जो उसका खुराक या डोजेस है और साथ में टाइम कब तक लेना है ये कंफर्म होना चाहिए, उसका साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं वो पता होना चाहिए, फिर दवा के साथ सावधानियां क्या क्या हैं, है ना, कि भैया ये जैसे डॉक्टर एक हम लोग जैसे मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब, तो मॉन्टेलुकास लिवोसिजिनेसिस जो दवा सेडेशन कॉज करती है ना, उसे हम क्या करते हैं, डे टाइम में जनरली पेशेंट को नहीं प्रिस्क्राइब करते, उसको बोलते हैं आप रात में खाओ जब आप सोने जाओ तब, है ना, क्योंकि क्या होगा, नींद आएगी, सुस्त आएगा। ठीक है, तो काम नहीं कर पाएगा। अन्य दवाओं के साथ सावधानियां क्या बरतनी है, अन्य दवाओं के साथ इंटरेक्शन कैसा हो सकता है जो आप दवाई खा रहे हैं, साथ ही साथ कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ये सब कौन करेगा, फार्मासिस्ट से तो करेगा, है ना, ओटीसी दवाई के समय। फिर महत्व क्या है, सुरक्षित दवा का उपयोग करना, गलत उपयोग से बचाव करना और बेहतर परिणाम, ये है सही ओटीसी ड्रग का। चलिए एमसीक्यूज में आते हैं। ओटीसी पूरा नाम क्या है, तो ओवर द काउंटर। ठीक है, ए वाला सही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओटीसी दवाएं किसके बिना मिलती हैं, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिलती हैं। ओटीसी दवाएं किसके बिना मिलती हैं, बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं, है ना। चलिए फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है, तो फार्मासिस्ट की भूमिका क्या है, सही दवा का सलाह देना, बी वाला। बाहर में ओटीसी दवा की स्थिति क्या है, तो स्पष्ट अलग वर्ग नहीं, है ना, सी ही होगा। ओटीसी काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है, सुरक्षित उपयोग और सुनिश्चित करना, बी होगा। कौन सी दवा ओटीसी हो सकती है, तो आपकी पैरासिटामोल, ए वाला। ओटीसी दवा का गलत उपयोग क्या कर सकता है, तो साइड इफेक्ट कर सकता है, बी वाला। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आते हैं। मेडिकेशन एडहेरेशन एडहेरेंस क्या है, मेडिकेशन एडहेरेंस क्या है, यानी मरीज द्वारा डॉक्टर या फार्मासिस्ट के निर्देशानुसार दवा सही समय, सही मात्रा और सही अवधि तक लेना।
इट्स कॉल्ड मेडिकेशन एडहेरेंस कहलाता है ना। फिर क्या नॉन एडहेरेंस क्या है, तो दवा को सही इस्तेमाल तरीके से ना लेना या बीच में छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड नॉन एडहेरेंस। ठीक है, नॉन एडहेरेंस के मुख्य कारण क्या है, भूल जाना, साइड इफेक्ट होना, दवा महंगी होना, जानकारी की कमी। कुछ लोग क्या करते हैं, दवा खाते नहीं, भूल जाते हैं, है ना, तो किस कैटेगरी में, वो नॉन एडहेरेंस कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। एडहेरेंस बढ़ाने के उपाय क्या क्या है कि मरीज समय पे दवा ले, है ना, खुराक सही ले। ठीक है, तो उसके उपाय क्या है कि जब तक पेशेंट की काउंसलिंग करी जाए, रिमाइंडर्स को लगाया जाए, सर सही आसान डोज दिया जाए, भैया ये देखो सुबह शाम ही लेना है आपको, है ना। ठीक है, डोज शेड्यूल बना दिया जाए। ठीक है, चलिए फार्मेसी बिजनेस प्लान क्या है, तो फार्मेसी बिजनेस प्लान फार्मेसी व्यवसाय की शुरू करने और चलाने की योजना। ठीक है, अब बिजनेस प्लान के मुख्य भाग क्या क्या है भैया, निवेश कहाँ करोगे, कौन सी जगह चाहिए, कितना स्टॉक रखोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, फाइनेंशियल कहाँ, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारा कुछ किसका पार्ट है, बिजनेस प्लान का पार्ट है। ठीक है, तो वित्तीय योजना क्यों जरूरी है, तो लाभ हानि का अनुमान और व्यवसाय को स्थिर बनाए रखने के लिए वित्तीय योजना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फाइनेंशियल तो बहुत जरूरी है हर चीज के लिए। चलिए लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। मेडिकेशन एडहेरेंस की परिभाषा, नॉन एडहेरेंस के कारण और सुधार के उपाय समझाइए। तो मेडिकल एडहेरेंस की बात करें तो क्या होगा, मरीज द्वारा दवा को निर्धारित समय, निर्धारित मात्रा और टाइम पे लेना, ये क्या कहलाएगा, एडहेरेंस कहलाएगा। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, यानी दवा ना लेना, टाइम पे ना लेना, जितना बताया उससे ना लेके आधा ही लेना, ये सब क्या कहलाएगा, नॉन एडहेरेंस में आएगा। क्लियर है। तो क्या है मेडिकल मेडिकेशन एडहेरेंस की परिभाषा, तो मेडिकल एडहेरेंस का अर्थ है मरीज द्वारा दवा को, मेडिसिन को टाइम पे, जो टाइम बताया उस टाइम पे लेना, जितना डोजेज मात्रा में वो लेना और जितने समय तक बताया जाए उतना ही लेना। नॉन एडहेरेंस के कारण क्या क्या है, मरीज से संबंधित कारण, भूल जाना, लापरवाही करना, है ना, बहुत से लोग करते हैं ना, थोड़ा सा आराम मिला 2 दिन खाया फिर छोड़ देते हैं। दवा से अगर संबंधित बात करें तो साइड इफेक्ट हो सकता है या डोज का, अरे डॉक्टर साहब ने बहुत इतनी दवा लिख दी, बहुत गर्मी हो रही है, हम ना खा पाएंगे, है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे लोगों के एक्सक्यूजेस रहते हैं। ठीक है, आर्थिक कारण हो सकता है कि जानकार, आर्थिक कारण में क्या होगा कि दवा महंगी हो गई, फाइनेंशियल इशू है, बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो क्या बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ लिख देते हैं, तो उस कंडीशन में लोग क्या होता है, नॉन एडहेरेंस होने के चांसेस हो सकते हैं। और सामाजिक कारण क्या है कि जानकारी कमी, पता ही ना हो कि भैया कब क्या खाना है। चलिए स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, क्या क्या कैसे हम सुधार कर सकते हैं, मरीज को काउंसलिंग देना है ना, और दूसरा दवा लेने के लिए रिमाइंडर अलार्म या ऐप के थ्रू करना, सरल डोज शेड्यूल बनाना कि सुबह शाम ही खाना, जैसे होम्योपैथिक दवा की अगर बात करें, वैसे है बढ़िया, बट उसमें जो शेड्यूल की बात जैसे आई तो उसमें बता रहे हैं, उसमें क्या होता है कि 10-10 बूंद 20-20 बूंद सुबह दोपहर शाम, या वैसे मतलब कई चीजें होती हैं ना, तो कई अक्सर लोग भूल जाते हैं, तो वैसे अपने एलोपैथिक में भी सेम ऐसे ही होता है कि अगर सुबह दोपहर शाम है और कोई क्रिटिकल कंडीशन है पेशेंट के साथ, तो क्या करे, कई दवाई खानी होती है, भूल जाता है, सुबह को शाम लेता है, शाम को सुबह लेता है, वो किस में आएगा, तो सरल डोज शेड्यूल बनाया जाए, परिवार का सहयोग लिया जाए, यानी जो पढ़ा लिखा जो एक्टिव हो वो इसमें हेल्प करे, और सस्ती और उपलब्ध दवा प्रदान करना। फार्मेसी बिजनेस प्लान क्या है, इसके मुख्य घटक क्या क्या है, तो फार्मेसी बिजनेस प्लान क्या है, एक लिखित दस्तावेज है ना, जिसमें हम क्या करते हैं, फार्मेसी व्यवसाय की योजना बनाई जाती है कि भैया कहाँ कहाँ में मेडिकल डालना है, कैसे करना है। ठीक है, इसके मुख्य पार्ट्स क्या क्या है, घटक जिसको बोलते हैं, तो मार्केट एनालिसिस, पहले तो आप मार्केट का एनालिसिस करो जहाँ पे आपको फार्मेसी डालना है। फिर लोकेशन प्लानिंग करना कि कहाँ पे दवा को, कहाँ मेडिकल खोलना फिर सही होगा, उचित स्थान का चयन करना, इन्वेस्टमेंट प्लान करना कि भैया शुरुआत में जो पैसा है कैसे क्या करेंगे, कहाँ से, मैंने पापा से लेंगे, भैया से लेंगे, मम्मी से, कहाँ से लेंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, यानी दवाओं कितनी दवाई रखनी है, क्या स्टॉक रखना है। फिर पांचवा है मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ग्राहकों को क्या चीज आकर्षित करेगा, है ना, यानी क्या चीज रखें कि स्टार्टिंग मेडिकल खुले और हमारे सेल होना शुरू हो जाए। फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, आय व्यय का प्रबंधन, कि अभी तो चलो पापा से मिल गया, आगे कैसे होगा, है ना, तो सारा कुछ सोच के चलना, सब चीज प्लान करना। बेनिफिट क्या होगा, व्यवसाय को सही दिशा देना, जोखिम कम करना और लाभ उठाना, साथ में निवेशकों को आकर्षित करना, है ना, ये इसका बेनिफिट है। ओके, आगे आते हैं एमसीक्यूज में। मेडिकेशन एडहेरेंस का क्या अर्थ है, अभी ये बताया था ना, तो सही तरीके से दवा लेना, बी वाला होगा इसका। नॉन एडहेरेंस का क्या है, सही नॉन एडहेरेंस का होगा आपका साइड इफेक्ट कहलाएगा, इसमें कारण हो सकता है साइड इफेक्ट, तभी लोग नहीं लेते, अरे भैया एलोपैथिक दवाई के बहुत साइड इफेक्ट, हम ना लेंगे। प्रेशर की वजह से डॉक्टर से गए तो दिखा तो दिए, दवा तो ले ले, लेकिन हम ना लेंगे, तो किस कैटेगरी में, नॉन एडरेंस। एडरेंस सुधार करने का क्या तरीका है कि पेशेंट की काउंसलिंग देना, बी वाला।
फार्मेसी बिजनेस प्लान का क्या उद्देश्य है? तो मरीज का व्यवसाय की योजना बनाना, फार्मेसी बिजनेस प्लान का मतलब है। बिजनेस प्लान का कौन सा भाग निवेश से संबंधित है? तो बी वाला भाग है, फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है। मेडिकेशन एडहेरेंस बढ़ाने में कौन सा हैक है? तो भैया मैंने रिमाइंडर। फार्मेसी बिजनेस प्लान का लाभ क्या है? तो व्यवसाय को दिशा देना। फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं कि पेशेंट काउंसलिंग क्या है? तो मरीज को दवा और रोग और जीवन शैली संबंधित सही जानकारी और मार्गदर्शन देना है। वो क्या कहलाएगा? आपका पेशेंट काउंसलिंग कहलाएगा। भैया कि आपको ये समस्या है, आपको इतने समय तक दवा खानी है, ठीक है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसे होनी चाहिए, इतने समय उठना है, इतने समय खाना है, इतने समय करना है ना, रहना है, जाना है, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। पेशेंट काउंसलिंग क्या लाभ? कि दवा का सही उपयोग हो जाता है, एडहेरेंस में सुधार आता है, साइड इफेक्ट नहीं होता और बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक हो। काउंसलिंग के मुख्य स्टेज क्या क्या है? तो इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, काउंसलिंग कंटेंट बनाना और काउंसलिंग प्रोसेस और फिर क्लोजिंग करना, ये है 4 काउंसलिंग के मुख्य चरण। काउंसलिंग में इंट्रोडक्शन क्या मतलब है? तो मरीज के साथ विश्वास स्थापित करना है ना? पेशेंट को आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। काउंसलिंग कंटेंट क्या है? तो दवा का नाम, खुराक, उपयोग, साइड इफेक्ट और सावधानी। ये है आपका काउंसलिंग कंटेंट का पार्ट। काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? तो जानकारी देना, मरीज को समझाना और उसकी शंकाओं का समाधान करना। ये क्या कहलाएगा? काउंसलिंग प्रोसेस कहलाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस सेशन का क्लोजिंग कैसे किया जाता है? तो मुख्य बिंदुओं का पुनर्वालोकन, है ना? जो मेन पॉइंट है उसको फिर से रिपीट करना और मरीज की समझ की पुष्टि। भैया समझ में आ गया ना कैसे खाना है? इसको सुबह लेना है, इसको दोपहर, इसको शाम लेना है, क्या नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, सारा चीज, है ना? एक बार से पॉइंट। तो ये क्या कहलाएगा? आपका कंफर्मेशन कहलाएगा। काउंसलिंग में बाधाएं क्या है? बैरियर्स क्या क्या है? भाषा की समस्या, कि भाई अगर अलग लैंग्वेज के लोग आ गए, ठीक है, और आप उससे फ्रेंडली नहीं है तो क्या होगा? बड़ा इशू आएगा उनको समझाने में। तो भाषा की समस्या, फिर समय की कमी। पता चला कुछ लोग बहुत जल्दी होते हैं, अरे भैया जल्दी दे दो हमें, है ना, भीड़ लगी हुई है। मरीज की अनिच्छा अंदर से डिजायर ही नहीं है कि समझना है, या सांस्कृतिक अंतर, डिफरेंस, ये सारी चीजें हो सकती है काउंसलिंग बाधाएं। बैरियर को दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? बैरियर को तो सरल भाषा का उपयोग करें, पर्याप्त समय देना पेशेंट को, और विजुअल एड्स का उपयोग करना, यानी जो दवाइयाँ जो आपके पास है उसमें रैपर होता है, उसके माध्यम से भी उनको समझाया जा सकता है। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन, पेशेंट काउंसलिंग की परिभाषा, उसके लाभ समझाइए। पेशेंट काउंसलिंग का फायदा क्या होगा? कि पेशेंट या यानी पेशेंट को वो प्रक्रिया है जिसमें हम फार्मासिस्ट लोग मरीज को दवा और स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देते हैं ताकि वह दवा का सही और सुरक्षित उपयोग कर सके। क्लियर है? चलिए लाभ की बात करें तो दवा के सही उपयोग में सहायता होती है, मेडिकेशन एडहेरेंस में वृद्धि होती है, साइड इफेक्ट से बचाव होता है सॉरी, रोग नियंत्रण सुधार होता है, मनुष्य की संतुष्टि और विश्वास बढ़ता है। ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। क्या क्या है? तो पेशेंट काउंसलिंग, मरीज का स्वागत करना, फिर स्वयं स्वयं का परिचय देना, विश्वास स्थापित करना, है ना? कोई पेशेंट जैसे आपके पास आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके अपने बारे में उसको बताओगे कि बेटा मैं ये हूँ, अरे आइए, और उसका भी नाम जानोगे और अपने बारे में बताओगे, मैं ये हूँ, मैंने ये किया हुआ है ना, मैं यहाँ एफिलिएटेड हूँ, मुझे इतने वर्षों का अनुभव है। ठीक है। उसके हेल्प बैठाना उसको, ठीक है, फिर अपने बारे में बताना, फिर विश्वास स्थापन करना कि टेंशन ना लीजिए, आप सही जगह है, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ठीक है, क्लियर है? ओके। फिर बात करते हैं काउंसलिंग कंटेंट का। तो दवा का नाम और उपयोग काउंसलिंग होना चाहिए, फिर खुराक और समय लिखा होना चाहिए, साइड इफेक्ट और सावधानियां भी इसका पार्ट है। ठीक है। काउंसलिंग प्रोसेस में सरल भाषा में समझाना, कुछ लोग नहीं, डॉक्टर मोस्टली क्या करते हैं, डाइट गुस्से को सुनते नहीं, बात ही नहीं करते, तो ये भी क्या है, थोड़ा सा बैड इफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना है? सरल भाषा में समझाना पेशेंट को, मरीज के प्रश्नों को उत्तर देना, जो भी पूछे उसको उत्तर देना, है ना, साथ ही साथ विजुअल में दिख का यूज करना। क्लोजिंग टाइम सेशन, क्लोजिंग द सेशन क्या है? मुख्य बिंदुओं का सार, है ना, यानी फिर से आप एक बार रिपीट करना कि आपको ये थी, ये दवाइयाँ मैं आपको दे रहा हूँ। मरीज से फीडबैक लेना कि अभी आपने लास्ट टाइम लिया तो कैसा था, फॉलोअप की तरह, चलिए आप एक हफ्ते खाइए, जैसा हो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? ये फॉलोअप का पार्ट है। इफेक्टिव काउंसलिंग आने वाली बाधाएं क्या क्या है, बैरियर क्या क्या है, और उनके समाधान कैसे करना है? तो बैरियर के प्रकार क्या है? कम्युनिकेशन बैरियर, कि फर्स्ट ऑफ ऑल पता चला कोई बहुत रूरल एरिया, गांव देहात से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, और आप थोड़ा सा शहरी ज्यादा हो, या उस लैंग्वेज से आप क्या हो, भली भांति परिचित ना हो, तो आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी, है ना, भाषा की समस्या। फिर पेशेंट रिलेटेड बैरियर,
पेशेंट जो आ रहा है वो पता चला बिना मन के आ गया है, या किसी बड़े के साथ आया जबरदस्ती कहा नहीं ये बहुत दिन से मैं इसके लेके आ रहा हूँ, है ना, या कम समझने वाला हो। फिर फार्मा से रिलेटेड बैरियर क्या होगा, समय की कमी हो आपके पास या कौशल की कमी हो, है ना, यानी जब आपकी ट्रेनिंग होती है आपको अच्छे से सीखना है, ठीक है, तो कौशल की कमी भी नहीं आएगा, और पेशेंट जब भी आपके पास आएगा तो आपको उसको समय देना पड़ेगा। क्लियर है? एनवायरमेंटल बैरियर क्या होगा, भीड़ बहुत ज्यादा हो या ऐसी जगह हो जहाँ शोर शराबा, तब भी क्या होगा, हो सकता है पेशेंट सुन ना पाए, तो ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। स्ट्रेटजी क्या क्या है, तो सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें, है ना, आसान वाली भाषा, जो जैसा समझे, गांव देहात से तो उनकी उसी भाषा में बात करें, है ना, कोई जरूरी नहीं कि आप वेल एजुकेटेड हो तो इंग्लिश में लगना है, बात करना है, कम्युनिकेट करना है, भाई जो जिसमें समझे उसको वैसे बताना। प्रॉपर टाइम देना, विजुअल एड्स का यूज करना, चार्ट या चित्र का, शांत और निजी वातावरण प्रदान करना, और मरीज को सक्रिय रूप से शामिल करना कि वो भी एक्टिव रहें जब आप उन्हें बताएं। चलिए एमसीक्यूज में आते हैं, तो पेशेंट काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मरीज को सही जानकारी देना, बी वाला। काउंसलिंग का पहला चरण क्या है, पहला चरण है इंट्रोडक्शन देना, बी वाला। काउंसलिंग कंटेंट में क्या शामिल होता है, तो काउंसलिंग कंटेंट में आपका दवा की पूरी जानकारी होगी। काउंसलिंग में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, काउंसलिंग में सबसे महत्वपूर्ण है स्पष्ट संचार करना, है ना, यानी कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। बैरियर का क्या उदाहरण है, तो बैरियर का उदाहरण शोर हो सकता है इसमें से। ठीक है, समझ में आ रहा है बैरियर को दूर करने का क्या तरीका है, कि आप सरल भाषा का यूज करें। काउंसलिंग का अंतिम चरण क्या है, क्लोजिंग, सी वाला। काउंसलिंग का लाभ क्या है, तो काउंसलिंग का लाभ क्या है, एडहेरेंस में सुधार आएगा, बी वाला। चलिए प्रिस्क्रिप्शंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर द्वारा मरीजों के लिए लिखी गई दवा और उसके उपयोग से संबंधित निर्देशों को प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं, है ना। डॉक्टर जो अपने प्रिस्क्रिप्शन, एक पैड होता है ना, पर्चा होता है जिसमें डॉक्टर का नाम सारा, उसमें वो लिखता है, आपसे पूछता है ना, हाँ अच्छा बताओ आपका नाम क्या है, एज क्या है, अच्छा क्या क्या प्रॉब्लम है, उसमें बीपी वगैरह सब आपका लिखा होता है, ठीक है, और दवाइयाँ लिखी, तो उसी को क्या बोलते हैं, प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर द्वारा मरीज के लिए लिखी गई दवा और उसके उपयोग से संबंधित निर्देशों को प्रिस्क्रिप्शंस कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। कौन कौन से भाग है प्रिस्क्रिप्शंस के, जो 5 पार्ट में डिवाइड है। पहला क्या है, सुपरस्क्रिप्शंस, जिसको आरएक्स लिखते हैं। आरएक्स से ही मैंने अपने चैनल का नाम आरएक्स फार्मेसी क्लासेस रखा है, ठीक है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। दूसरा है इंस्क्रिप्शंस, जिसमें दवा का नाम लिखा होता है। फिर सब्सक्रिप्शन, मात्रा कितनी लेनी है, कैसे लेना है, साथ में सिग्ना यानी उपयोग के निर्देश लिखे होते हैं, और प्रिस्क्राइबर की जानकारी होती है। क्लियर है, यानी ओडी लेना है, बीडी लेना है, वन टाइम लेना, वंस अ डे, दिन में 2 बार लेना है, सारा कुछ। प्रिस्क्रिप्शन की वैधता, लीगलिटी क्या होती है, तो वैध प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसका सिग्नेचर और डेट होना आवश्यक है, वही कहलाएगा आपका लीगल प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर है। डिस्पेंसिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार दवा तैयार करके मरीज को देना, दैट इज कॉल्ड डिस्पेंसिंग कहलाएगा, यानी दवा देना क्या कहलाएगा, डिस्पेंसिंग। मेन लेबल क्या होता है, तो दवा के कंटेनर पर लगाए जाने वाला मुख्य लेबल, जिसमें दवा का नाम, मात्रा और उपयोग के निर्देश, उसे क्या बोलते हैं, मेन लेबल कहते हैं, लिखा रहता है ना। क्लियर है। एंसिलरी लेवल क्या है, एंसिलरी लेवल यानी अतिरिक्त चेतावनी या निर्देश देने वाला लेवल, जैसे सेक वेल बिफोर यूजर्स, है ना, बहुत से सिरप वगैरह में लिखा रहता है कि इसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक कर लीजिए फिर आप यूज करिए, तो ये जो निर्देश होता है ये क्या कहलाएगा आपका, एंसिलरी लेवल कहलाएगा। क्लियर है। चलिए पिक्टोग्राम्स क्या है, तो दवा के उपयोग को समझाने के लिए चित्रों के रूप में दिए गए संकेत क्या कहलाएंगे, पिक्टोग्राम कहलाएंगे। क्लियर है। डिस्पेंसिंग एरर क्या है, तो दवा देते समय होने वाली गलतियां, जैसे गलत दवा देना, गलत मात्रा देना, ये क्या कहलाएगा, डिस्पेंसिंग एरर कहलाएगा, यानी दवा को डिस्पेंस करने में जो एरर। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या है, यानी सही दवा, सही मात्रा, सही मरीज, सही समय पर देना, ये क्या कहलाएगा आपका, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस कहलाएगा। प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग क्या है, प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग की बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना जांचना और सही तरीके से दवा देना प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग कहलाता है। प्रिस्क्रिप्शन की परिभाषा, भाषा, भाग और वैधता के वर्णन। प्रिस्क्रिप्शन एक लिखित आदेश है जो डॉक्टर द्वारा मरीज के इलाज हेतु दिया जाता है। भाग क्या है, सुपरस्क्रिप्शन आरक्षण देखना, इंस्क्रिप्शन दवा का नाम और सब्सक्रिप्शन कितनी मात्रा में देना है, फिर सिग्ना उपयोग के निर्देश, ओडीबीडी क्या देना है, और प्रिस्क्राइबर डिटेल डॉक्टर का नाम और सिग्नेचर होना चाहिए। वैधता क्या है, रजिस्टर्ड डॉक्टर लिखा जाता है, तारीख हो, हस्ताक्षर हो डॉक्टर का, और रजिस्ट्रेशन नंबर हो। डिस्पेंसिंग प्रोसेस और गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस का वर्णन करिए। डिस्पेंसिंग प्रोसेस यानी प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करके जांच करना, दवा तैयार करना, लेबल लगाना और मरीज को देना, ये क्या कहलाएगा, डिस्पेंसिंग प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है।
गुड प्रैक्टिस क्या कहलाएगा? सही दवा देना, साफ सफाई का बनाए रखना, मरीज को समझाना और रिकॉर्ड रखना। डिस्पेंसिंग एरर और उन्हें कम करने के उपाय बताइए। तो एरर, गलत दवा देना, गलत मात्रा, गलत लेवल। उपाय क्या है? प्रिस्क्रिप्शन ध्यान से पढ़ें, डबल चेकिंग करें, प्रॉपर लेवलिंग करें और फार्मासिस्ट ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। ठीक है। लेवलिंग ऑफ डिस्पेंस मेडिसिन समझाइए। तो मेन लेवल यानी मरीज का नाम होना चाहिए, दवा का नाम, मात्रा, उपयोग का तरीका। एंसिलरी लेबल क्या है? कीप इन कूल प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली लिखा रहता है। पिक्टोग्राम क्या है? चित्र द्वारा, निर्देश द्वारा, जैसे सुबह लेना। ठीक है, एमसीक्यूज में आता है। आरएक्स का क्या अर्थ है? सभी को पता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। प्रिस्क्रिप्शन कौन सा भाग दवा का नाम बताता है? तो इंस्क्रिप्शन जो पार्ट होता है ना, बी वाला। कौन सा लेवल अतिरिक्त निर्देश देता है? तो आपका एनसीडी लेवल अतिरिक्त निर्देश, यानी कीप इन कूल प्लेस, सेक वेल बिफोर यूजेस, एनसीडी लेवल में आता है। क्लियर है? चलिए, डिस्पेंसिंग एरर क्या है? यानी मरीज गलत दवा देना। गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में क्या शामिल है? तो आपका है सही दवा देना। पेक्टोग्राम क्या है? उपयोग क्यों किया जाता है? तो डॉक्टर किस लिए होता है? निर्देश समझाने के लिए, चित्र के माध्यम से देते हैं ना। प्रिस्क्रिप्शन वैध होने के लिए क्या आवश्यक है? तो डॉक्टर का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो लीगल प्रिस्क्रिप्शन कहलाएगा। डिस्पेंसिंग का पहला चरण क्या है? पहला चरण है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना, बी वाला। चलिए, हाँ। कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है? जो फार्मासिस्ट समुदाय या जनता के को दवाएं उपलब्ध कराता है वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहलाता है। और दवा संबंधी सलाह देता है, ठीक है, उसे कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं। क्लियर है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट की मुख्य जिम्मेदारी क्या क्या है? भाई सही दवा देना, मरीज को परामर्श देना, दवा की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रिकॉर्ड रखना। क्लियर है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? जीपीपी। तो फार्मेसी में दवाओं को सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस कहते हैं। क्लियर है? एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। सही किसी कार्य को करने के लिए निर्धारित मानक या स्टैंडर्ड निर्देशों को एसओपी कहते हैं। फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? तो फार्मासिस्ट की मरीज की गोपनीयता बनाए रखना और सही जानकारी देना। क्लियर है? पेशेंट काउंसलिंग क्या है? तो मरीज को दवा के सही उपयोग, दुष्प्रभाव, सावधानियों की जानकारी देना। फार्मासिस्ट की कानूनी जिम्मेदारी क्या है? तो केवल वैध प्रिस्क्रिप्शन दवा देना और कानून का पालन करना। क्लियर है? जीपीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीज को सुरक्षित रखना और प्रभावी उपचार प्रदान करना। एसओपी का उपयोग क्या है? तो कार्य में एकरूपता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एसओपी आवश्यक है। कम्युनिटी फार्मेसी का उद्देश्य क्या है? समाज को स्वास्थ्य सेवाएं और दवा उपलब्ध कराना। कम्युनिटी फार्मासिस्ट की व्यावसायिक जिम्मेदारी का वर्णन करें। ये आ गया। कम्युनिटी फार्मासिस्ट स्वास्थ्य प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। उसकी जिम्मेदारी निम्न है। क्या क्या है? दवा वितरण करना, सही दवा सही मात्रा में देना, फिर मरीज पेशेंट काउंसलिंग करना, यानी दवा लेने का तरीका, समय और दुष्प्रभाव पेशेंट को बताना। तीसरा है दवा की सुरक्षा करना, एक्सपायर्ड या गलत दवा नहीं देना, रिटायर्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना और दवा और प्रिस्क्रिप्शन का सही रिकॉर्ड बनाए रखना। फिर स्वास्थ्य जागरूकता, टीकाकरण, स्वच्छता, है ना, आदि के बारे में जानकारी देना। फिर नैतिक जिम्मेदारी क्या है? गोपनीयता बनाए रखना, यानी किसी पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है, कौन दवा, दूसरे को ना बताएं। गुड फार्मेसी प्रैक्टिस क्या है? तो जीपी क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया प्रणाली है जो सुनिश्चित करती है मरीज को सही, सुरक्षित और प्रभावी दवा मिले। इसके क्या क्या मेन पॉइंट है, बिंदु है? तो क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना, पेशेंट केयर का ध्यान देना, प्रॉपर डिस्पेंसिंग और एथिकल प्रैक्टिस हो। फायदा क्या है जीपीपी का, गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का? मरीज की सुरक्षा होती है, उपचार की सफलता हो, यानी पेशेंट को ठीक होने में बढ़िया रिजल्ट मिले और दवा का सही उपयोग हो जाता है। एसओपी क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो एसओपी क्या है? कार्य करने के लिए निर्धारित लिखित दिशा निर्देश। क्या क्या इसमें है? कार्य में एकरूपता रहेगी, त्रुटियां कम होंगी और गुणवत्ता नियंत्रित होगी। पर साथ में प्रशिक्षण में सहायक है, जैसे दवा स्टोर करने की एसओपी और डिस्पेंसिंग की एसओपी। ठीक है, समझ में आ गया जीपीपी और क्या दोनों है। चलिए एमसीक्यूज पे आता है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट का मुख्य कार्य क्या है? दवा देना और परामर्श देना, बी वाला। जीपीपी का पूरा नाम क्या है? गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, बी वाला। एसओपी का पूरा अर्थ क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ए वाला। फार्मासिस्ट की नैतिक जिम्मेदारी क्या है? तो फार्मासिस्ट की गोपनीयता बनाए रखना है। क्लियर है? जीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरीज की सुरक्षा करना। एसओपी का उपयोग किसके लिए होता है? एसओपी का मुख्य उद्देश्य होता है मानक प्रक्रिया पालन करने में। पेशेंट काउंसलिंग कौन करता है? फार्मासिस्ट ही करेगा, सी वाला।
कम्युनिटी फार्मेसी कहाँ कार्य करती है? कम्युनिटी फार्मेसी समुदाय में काम करेगी, बी वाला। क्लियर है? चलिए शॉर्ट क्वेश्चन तो अभी हम लोग ने पढ़ा ही है। एमसीक्यूज देखता हूँ आगे है कि नहीं। एपोथेकेरी क्या है? पुराने समय का दवा विक्रेता जो दवाएं तैयार और करता और बेचता है, दैट इज कॉल्ड एपोथेकेरी। कम्युनिटी फार्मेसी कब विकसित हुई? तो 20वीं सदी में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के साथ कम्युनिटी फार्मेसी विकसित हुई। इंटरनेशनल स्तर पर कम्युनिटी फार्मेसी क्या है? तो विकसित देशों में यह मरीज केंद्रित पेशेंट ओरिएंटेड सेवाएं प्रदान की जाती है। भारत में कम्युनिटी फार्मेसी का विकास कब हुआ? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से फार्मेसी एक्ट 1948 जब लागू हुआ, तभी कम्युनिटी फार्मेसी फार्मेसिस का डेवलपमेंट हुआ। चलिए कम्युनिटी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर बंद करते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस की परिभाषा, इतिहास और वर्णन। कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस वह प्रणाली जिसमें हम फार्मेसी समुदाय में दवा वितरण, परामर्श, स्वास्थ्य और सेवाएं प्रदान करता है। इतिहास क्या है? प्राचीन काल में एपोथेकेरी प्रणाली थी, मध्यकाल में औषधि निर्माण और बिक्री प्रणाली है, 19वीं सदी में फार्मेसी का वैज्ञानिक विकास हुआ और 20वीं सदी में आधुनिक फार्मेसी की शुरुआत हुई। अगर हम इसके विकास की बात करें तो पेशेंट ओरिएंटेड सर्विसेज प्रोवाइड करना, क्लिनिकल फार्मेसी की शुरुआत करना और डिजिटल फार्मेसी और ई प्रिस्क्रिप्शन जो आज के समय में चल रहा है। इंटरनेशनल और इंडियन सिनेरियो में कम्युनिटी फार्मेसी का तुलनात्मक अध्ययन। तो अगर इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें, विश्व में बात करें, तो विकसित देशों में उन्नत सेवाएं प्रदान कर रहा है कम्युनिटी फार्मासिस्ट। पेशेंट काउंसलिंग पर जोर दिया जाता है और फार्मासिस्ट को हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी माना जाता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में सिर्फ दवा वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। फार्मासिस्ट को कहाँ रखें? जहाँ दवा की सेल होगी। धीरे धीरे काउंसलिंग बढ़ रही है, फार्मेसी 90/50 और पीसीआई के माध्यम से सुधार हो रहा है। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है आपके लिए। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करिए।